डॉक्टर मील, वसुंधरा राजे सिंधिया की जिस तरीके की नाराजगी की खबर अभी चल रही है कल से लगातार, क्या कुछ मैसेज जा रहा है इसका राजस्थान में? क्या कुछ चल रहा है वहां पर जमीन पर? राम प्रकाश जी, ये राजस्थान की जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भजनलाल जी के नेतृत्व में, इसके बनने के बाद ही ये बहुत संकट की सरकार हो गई है। कई तरह के संकट हुए। सबसे बड़ा संकट तो लंबे समय तक मंत्रिमंडल का ना बनना, एक ऐसे व्यक्ति को, सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बना देना जो उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, और फिर उनका हार जाना। इसके साथ किरोड़ीलाल मीणा को कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ना देना, उससे मीणा समुदाय बहुत नाराज है। जो पूरा ट्राइबल बेल्ट पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिण राजस्थान तक फैला हुआ है, उसमें भाजपा को वोट दिया था उन लोगों ने। जो पिछली बार जो ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस बार वो वोट भाजपा के पक्ष में गया था। और वो इसलिए गया था कि उन्हें लगा था कि हमें हमारी जाति के व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो या पद मिलेगा। और वो किरोड़ीलाल मीणा डिजर्व भी करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा वो 5 साल में एक्टिव रहे हैं। विपक्ष की कोई भूमिका निभाने में एक व्यक्ति के तौर पे देखा जा सकता है तो उन्हीं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद वसुंधरा को पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का मतलब सिर्फ वसुंधरा को नजरअंदाज नहीं किया है, उनकी पूरी टीम को नजरअंदाज किया है। आप सोचिए कि उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला जिनकी संभावना थी, जो एक बार वसुंधरा जी को बधाई देने के लिए उनके घर चले गए, उनको भी राजनीतिक नियुक्तियों में बाहर रखा गया। और ये सच है कि वसुंधरा और उनका लोग भी बहुत नाराज हैं, इसीलिए वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। दूसरा सच ये भी है कि कई बार क्या होता है कि राजनीतिक दल के आपसी शक्ति का जो तनाव है वो बने रहते हैं, शक्ति को लेकर जो संघर्ष है वो चलते रहते हैं। लेकिन वसुंधरा की शक्ति का जो संघर्ष है वो आम जन तक पहुंचा है। लोगों में ये चर्चा का विषय है कि मैडम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वसुंधरा जी के साथ ऐसा कर दिया। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव बनेगा। जैसे मसलन मध्य प्रदेश में हो सकता है कि शिवराज सिंह का इस तरह का ना रहा हो, लेकिन है वहां भी, इतने बड़े पैमाने पे ना हो वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टी का अंदरूनी जो विरोध होता है वो धीरे धीरे कोई एक मजबूत लीडर विरोध में आता है तो छोटे लोग, छोटे नेता जो खुद विरोध करने का साहस नहीं रखते, वो भी साथ आ जाते हैं और वो एक बड़ा व्यापक दायरा उसका बन जाता है। तो राजस्थान में वो स्थिति वसुंधरा के वजह से वो स्थिति बनती दिख रही है और इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, साफ तौर पे पड़ेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोगों की टिकट भी काटने वाले हैं और टिकट काटने के साथ नाराजों की संख्या एक बढ़ेगी और पहले से जो नाराज हैं और असंतुष्ट हैं तो इनका अपना प्रभाव है, जातिगत प्रभाव है, क्षेत्रीय प्रभाव है और वो अगर कंसोलिडेट होता है तो बीजेपी राजस्थान में बहुत नुकसान में रहेगी। सर जो कह रहे थे कि हाँ ये हो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि वो दूसरे पिच पे चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उस पिच पे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कम से कम राजस्थान की स्थितियों से तो लग रहा है। लोगों को बहुत साफ तौर पे वो समझ में आ रहा है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, धर्म गुरु जो है शंकराचार्य हैं वो भी विरोध कर रहे हैं और लोगों को अब ये समझ में आने लग गया कि इस समय पे ये प्राण प्रतिष्ठा करना, आनन फानन में करना, पूरे मंदिर की सारा निर्माण भी नहीं हो, ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं। तो उसके पीछे का जो मंतव्य है, उसके पीछे का जो लक्ष्य है वो उभर के सामने आ गया है। और अगर ऐसी चीज होती है तो फिर जनता ये समझने में मुझे नहीं लगता भूल करेगी कि ये राम का राजनीतिकरण है, वो उनका राम नहीं है जिस राम को वो सदियों से जो भारतीय परंपरा का राम है। डॉक्टर संदीप,
सरकार बन जाएगी बता रहे हैं, जैसे जयंत सर भी कह रहे थे कि सरकार बनने वाली लगातार स्थिति है। दूसरा ईवीएम को लेकर के एक दर्शक का भी सवाल है कि भाई ये सारी चीजें ईवीएम के सहारे ही हो रही हैं जितनी कुछ होती हैं, और जो भी चुनाव हैं वो जो परिणाम आते हैं और बाकी सारी चीजें। तो ईवीएम का एक इशू है, बहुत संक्षेप में उस पर टिप्पणी आपकी, क्योंकि लगातार उसको लेकर के विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम तरीके की बातचीत उसको लेकर के हो रही है। दूसरा ये जो चाहे जिस तरीके से अभी जयंत सर कह रहे थे, या हम जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं, जो तमाम मुद्दे विधानसभा चुनाव के समय पर उठाए गए, क्षेत्र के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, राज्य और जिले के हिसाब से मुद्दे उठाए गए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव में। तो क्या कुछ लगता है कि लोकसभा चुनाव में जब मुद्दों की बात होगी, जो अहम मुद्दे उठाए जाएंगे, जो तमाम आम लोगों से जुड़ी हुई बातें की जाएंगी, वो कुछ असरकारक हो सकता है, कुछ पैमाना उसका, कुछ उसका जो है वो प्रभाव बढ़ सकता है, और जिससे ये जो सीटों के आंकड़े जो जयंत सर अभी बता रहे थे, उन आंकड़ों में परिवर्तन देखा जा सके? रामप्रकाश जी, चुनाव आयोग का जो मामला है, जो भारत में मतदान की प्रक्रिया का मसला है, ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और चुनाव के तुरंत बाद उठते हैं। विपक्ष के बहुत सारे नेता चुनाव के बाद कहते हैं कि ईवीएम में दिक्कत है, और जब चुनाव, अगले किसी राज्य का चुनाव होता है तो चुनाव के मैदान में चले जाते हैं इस बात को भूलकर। तो मुझे इससे बड़ी बात यह लग रही है कि मशीन में दिक्कत है नहीं है, ये अलग मसला है। विपक्ष को चुनाव आयोग देश की जनता के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखनी चाहिए कि देश की जनता के बहुत बड़े हिस्से का चुनाव की प्रक्रिया पे संशय है, उस पे शंका है, और ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप है। इसको दूर करना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई थी, कल कोई और आएगा वो भी करेगा। ये सब मशीन, अगर आपके पास कोई तकनीक है, उसको आपकी जगह उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा तो मैं भी इस्तेमाल कर पाऊंगा और आपसे ज्यादा उसको बेहतरी से कर पाऊंगा। तो सवाल सिर्फ ये है कि हमारा पूरा लोकतंत्र है वो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पे ही टिका हुआ है, और अगर उस पे यकीन उठता है तो लोकतंत्र नहीं बच सकता। तो मुझे लगता है कि ये इस देश के हर संजीदा नागरिक की जिम्मेदारी है, न सिर्फ विपक्ष की, कि हम इस बात को बार बार उठाएं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मशीन में खराबी है या नहीं है। हमारा यह कि हमें प्रक्रिया पे इस देश के बहुत से लोगों को संशय है, वो दूर करना चाहिए। एक बार करवा लेने चाहिए पोस्टल बैलेट से चुनाव, उसमें कितना समय लगता है और उसमें कितना बहुत ज्यादा, और हमें कोई लोकतंत्र में कोई जल्दबाजी जैसी चीज नहीं होती। राजस्थान में तो 2 महीने तक तो मंत्रिमंडल ही नहीं बना, मंत्रियों को विभागी, तो उससे उतने में तो हो जाता ना पर्चियों वाला चुनाव भी आराम से हो जाता। 3-3 4-4 बार गिनी जा सकती थी पर्चियां। सवाल ये होता है लोकतंत्र में कि सहजता और प्रक्रिया में उस देश के नागरिकों का विश्वास बना रहे, अन्यथा हमारे साथ दुनिया के बहुत सारे देश ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए थे, साम्राज्यवाद से मुक्ति मिली थी। देखिए आज वहां कहाँ लोकतंत्र सस्टेन कर रहा है, हमारे यहाँ क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि कांग्रेस आधिपत्य वाले राजनीतिक दौर में, एक दौर में कांग्रेस की राजनीति में आधिपत्य रहा, एक दलीय व्यवस्था जैसी स्थिति के तौर पे ही बाकी दल बहुत कमजोर स्थिति में थे, तो भी लोगों का चुनावी प्रक्रिया में यकीन था। और हम लोग जब भी बात करते हैं कि भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, आपातकाल लगाया वो सच है, लेकिन चुनाव भी करवाया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद चुनाव नहीं करवाया, और लोगों को चुनावी व्यवस्था में विश्वास था, विश्वास बना रहा, तो ये देश बच गया, उस संकट से बाहर निकल गया और अपनी व्यवस्था को और मजबूत कर लिया। और उसको याद करते हम बार बार
इस देश की जनता डरने लगी कि नहीं नहीं कोई आपातकाल लगा देगा, नहीं इमरजेंसी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो हमें लोकतंत्र खत्म होता है तो इस देश में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रियाओं पे लोगों का विश्वास उठेगा तो हम एक बहुत अराजक स्थिति में, समाज बहुत अंधकार में, और एक बार बुरी स्थिति हो जाती है तो मुल्क वापस सुधर नहीं पाता है। तो चुनावी प्रक्रियाओं पर यकीन के लिए मुझे लगता है हमारे न्यायिक संस्था और चुनाव आयोग की संस्था और सभी नागरिक समाज के सदस्य, इस देश के सारे जो अच्छे मतलब जो लोकतंत्र के पक्षधर लोग हैं, और हर नागरिक का ये तो मानते हैं कि कम से कम लोकतंत्र का पक्षधर होगा, बीजेपी को वोट कर दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन उनका भी तो इस बात पे तो यकीन है ना कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। तो ये चुनाव वाला मसला है, इस पे एक विशेष तरह के जन आंदोलन की जरूरत है, जन जागृति की जरूरत है, क्योंकि संस्थाओं की स्थिति जनता के जनमत के दबाव से नहीं बन रही है चीजें। तो मुझे लगता है कि जन आंदोलनों के दबाव से संस्थाओं में जो हमें कमजोरी दिख रही है उनको सोचने के लिए विवश किया जा सकता है, उनको अपने निर्णयों, अपनी जो राय उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया के प्रति चुनाव आयोग ने जो बना रखी है उसको रिव्यू करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए मुझे लगता है जनता की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए। हम अनेक बार कहते हैं कि विपक्ष आवाज उठाए, जनता की भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की ही नहीं होती, राजनीतिक दलों की नहीं होती, लोकतंत्र में नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक दलों की तो है ही है। दूसरी बात, एक जो बड़ी चीज है वो इंडिया गठबंधन को लेकर है, वो ये है कि आपने जो मुद्दों की बात कही कि अलग अलग राज्यों में मुद्दे, स्थानीय मुद्दे उठाए गए, उनका चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा है नहीं, चुनाव पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से नफरत का बाजार सजाया गया वो इतनी आसानी से, देखिए झूठ और नफरत है ये बहुत आसानी से फैलते हैं, इनके लिए सामाजिक मनोविज्ञान पहले से तैयार होता है, सत्य और सच की रोशनी को फैलाने में वक्त लगता है, उसके बहुत सारे तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारी आंधियों को झेलना पड़ता है। लेकिन ये सच बात है कि इंडिया गठबंधन अभी जो रणनीतिक काम कर रहा है वो मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कम समझ में ये आ रहा है कि वो सीट शेयरिंग मीटिंग हो रही है, सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, कन्वेनर कौन बनेगा, कोई बने कन्वेनर, क्या फर्क पड़ता है उससे, सीट शेयरिंग हो जाएंगी। सबसे पहला जो इनको काम करना चाहिए वो ये है कि इस देश की जनता को 5 मुद्दे देने चाहिए कि हम 5 मुद्दों पे एकमत हैं, इंडिया गठबंधन क्यों बना है, ये 5 मुद्दे हैं और इन पे हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो हमें लोकतंत्र बचाना हो, चाहे इस देश का साझा ताना बाना बचाना हो, चाहे इस देश के किसान, मजदूर, युवा और उनके भविष्य को, महिला, अल्पसंख्यक सब लोगों के भविष्य को बचाने का हो। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा सवाल है वो है कि देश में निरंकुशता को रोकना, सर्वाधिकारवादी ताकतों को रोकना हो। अगर ये 5 मुद्दों पे एकमत होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका तुरंत बनना चाहिए। और एक बात मैं जो बार बार कहता रहा हूं कि इंडिया की गठबंधन की नेताओं की मीटिंग तो होती है, लेकिन जब तक वो गठबंधन के नेताओं की राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे मीटिंगें नहीं होंगी, इवन गांव बूथ स्तर पे, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो वो मतदान में एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोटों को कंसोलिडेट करना मुश्किल काम होता है। राम मंदिर वाला मसला तो बहुत साफ है, उसमें उस पिच पे इनको चुनाव, बीजेपी वो उस पिच पे चुनाव नहीं लड़ेगी। आप देखिए 1 महीने बाद पिच बदलेगी, नया कोई नया पिच है जो उन्होंने तैयार कर रखा है, उस पे खेलेगी, इस वाले पे नहीं खेलेगी। इसमें क्या है, वो ये मिट्टी अब उनके मुफीद नहीं रही, इसकी जितनी खाद पानी थी वो उन्होंने अपनी वृद्धि के लिए
इस्तेमाल कर चुके हैं। आखिरी बात जो है वो इंडिया गठबंधन से ही वो जुड़ी हुई बात कि इनकी मीडिया की भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नीचे के स्तर तक बनानी होंगी, तभी ये जो पूरा गोदी मीडिया तमाम तरह का झूठ और षड्यंत्र है उसको रोका जा सकता है। देखिए होता क्या है कि भारतीय जनमानस है वो अब इस स्थिति में है कि वो मोदी के पक्ष में नहीं है। तो अब वो पक्ष में नहीं है, जैसा मुखर पहले 2 चुनावों में था, तो अगर पक्ष में नहीं है तो उसके खिलाफ उसको ले जाना है, इतना काम करना है। वो एक न्यूट्रल पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है या उसमें से कुछ लोग वहां तक बढ़ गए। और ये अब राजस्थान का मैं कल ही विधानसभा चुनाव के आंकड़े देख रहा था, तो आराम से 11 से 14 सीटें हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं, और अगर बीजेपी के खिलाफ पड़े वोटों को जोड़ लिया जाए तो 15-16 सीटें बनती हैं। और अगर यहाँ इंडिया गठबंधन काम करता है तो जहां पे 0 सीट थी इंडिया गठबंधन की, वहां पे मतलब बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर सकते। ऐसा ही काम अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है।